नमस्कार विद्यार्थियों, हम राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 की चर्चा कर रहे थे। इसमें आयोग की सिफारिशों पर हम चर्चा कर रहे थे, किस तरह से आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की थी। इन चर्चाओं में हम अब आगे बढ़ते हुए, ये हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से संबंधित तीसरा वीडियो है। इसमें शिक्षक पर क्या आयोग के सुझाव थे, शिक्षक में शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों का वेतनमान और सेवा शर्तों से संबंधित क्या आयोग ने सुझाव दिए थे, इस पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। शिक्षक से संबंधित, शिक्षकों के से संबंधित चर्चा करते हुए आयोग ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति करते समय उनके शैक्षिक योग्यता के साथ साथ शैक्षणिक योग्यता को भी ध्यान में रखा जाए कि क्या स्किल्स हैं उनमें। शैक्षिक योग्यता तो मायने रखते ही हैं, साथ साथ शैक्षणिक योग्यता को भी ध्यान में रखा जाए और उनके नेतृत्व शक्ति का भी विकास किया जाए, जिससे वो आगे चलकर विद्यार्थियों का नेतृत्व कर सके। तो ये शिक्षकों की नियुक्ति करते समय ध्यान देने की बात होती है। और शिक्षकों की पदोन्नति के बारे में उन्होंने कहा कि जो शिक्षकों की पदोन्नति हो वो ज्येष्ठता को केवल आधार मानकर ना किया जाए कि केवल जो सबसे वरिष्ठ हो उसका ही पदोन्नति कर दिया जाए। ज्येष्ठता तो देखा ही जाए, इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि वो कितने विद्वान हैं, कितनी कुशलता है उनके अंदर और उन्होंने कितने शोध कार्य कर लिए हैं। इन सब चीज़ों को देखकर ही उनकी पदोन्नति की जाए, केवल ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत न की जाए। और वेतनमान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वेतनमान को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। शिक्षकों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। रिसर्च फेलो, इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर, इन अलग अलग श्रेणियों में उनको रखा गया और कहा गया कि सबके लिए अलग अलग से वेतनमान होना चाहिए। ये वेतनमान के बारे में बताया गया। इसके साथ साथ सेवा शर्तों के बारे में कहा गया कि जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जुड़ा हुआ शिक्षक है उसको एक साथ में अगर वो अध्ययन अवकाश चाहे तो एक बार में अधिकतम 1 वर्ष का अध्ययन अवकाश उसको दिया जाए और पूरे उसको पूरे सेवा काल में कम से कम 3 वर्ष का अध्ययन अवकाश उसको, पूरे सर्विस में 3 वर्ष का अध्ययन अवकाश उसको दिया जाए, जो अध्ययन अवकाश लेकर वो अपने स्किल को, अपने टीचिंग को और बेहतर बना सके। इसके साथ साथ ये कहा गया कि जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं, यहाँ शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु जो हो वो 60 वर्ष हो, लेकिन अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा है, उनका कार्य अच्छा है तो आगे चलकर उनकी सेवानिवृत्ति 64 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ये सेवा शर्तों के बारे में कहा गया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि एक सप्ताह में कम से कम 18 घंटे, एक सप्ताह में कम से कम 18 घंटे शिक्षण कार्य करना अनिवार्य होगा, शिक्षकों के लिए था। फिर शिक्षार्थियों की बात आती है तो शिक्षार्थियों के लिए कहा गया कि विश्वविद्यालयों में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए। विश्वविद्यालयों में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए। शारीरिक शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति की जाए और इसके साथ साथ विश्वविद्यालयों में एनसीसी की स्थापना की जाए। तो ये भी आप एक क्वेश्चन बना सकते हो कि किस आयोग ने छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया, तो वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। किस आयोग ने शारीरिक शिक्षा निदेशक विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में नियुक्त करने का सुझाव दिया, वो भी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। किस आयोग ने एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना का सुझाव दिया, वो भी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया था कि उच्च शिक्षा संस्थानों में एनसीसी की स्थापना की जाए, जिससे बच्चों के अंदर सेवा भाव और देश के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न किया जा सके। इसके साथ साथ छात्र संघों के गठन का भी सुझाव दिया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्र संघों के गठन का भी सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया। और विश्वविद्यालयों में अनुशासन के लिए
महाविद्यालयों में अनुशासन के लिए प्राक्टोरियल बोर्ड के गठन का सुझाव दिया। साथ साथ जो निर्धन बच्चे हैं उनके लिए छात्रवृत्तियों का सुझाव दिया। ये शिक्षार्थियों से संबंधित सुझाव थे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन कमीशन के। इसके साथ साथ व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत कई शिक्षाएं आती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा यानी जिसको कानून की शिक्षा कहते हैं, और शिक्षक प्रशिक्षण, जो ये प्रमुख शिक्षाएं जो हैं जो व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आती हैं, इसके बारे में भी आयोग ने सुझाव दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव थे। कृषि शिक्षा से संबंधित आयोग ने सुझाव दिया कि कृषि स्नातक जो हो 3 वर्ष का हो और पशुपालन के साथ वो 4 वर्ष का कर दिया जाए। अगर उनके पाठ्यक्रम में पशुपालन भी सम्मिलित है तो वो 4 वर्ष का स्नातक होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की जाए और उन महाविद्यालयों से संबंधित एक कृषि विश्वविद्यालय भी खोला जाए जो उनको संबद्धता दे। और इन महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य की, कृषि अनुसंधान कार्य की भी व्यवस्था हो। ये कृषि शिक्षा से संबंधित आयोग के सुझाव थे। ये क्वेश्चन आया भी है कि किस आयोग ने कृषि विश्वविद्यालय खोलने का या ग्रामीण कृषि महाविद्यालय खोलने का सुझाव दिया था, तो ये आयोग था उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया। इसके साथ साथ वाणिज्य शिक्षा की बात की जाए तो वाणिज्य शिक्षा के बारे में आयोग कहता है कि वाणिज्य शिक्षा की व्यवस्था विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में किए जाएं। इसके साथ साथ अलग से भी वाणिज्य महाविद्यालय की स्थापना की जाए। ये इसका कोर्स भी, इसका समय भी 3 वर्ष का हो। वाणिज्य स्नातक का समय भी 3 वर्ष का हो। प्रथम 2 वर्षों में बच्चे को बैंकिंग, अकाउंटेंसी और बीमा से संबंधित कार्य का ज्ञान कराया जाए और तीसरे वर्ष में उनको व्यवहारिक शिक्षा दी जाए। किसी कंपनी में, किसी फर्म में जाकर उनको प्रैक्टिकली कार्य करवाए जाएं। ऐसा वाणिज्य के बारे में, वाणिज्य शिक्षा के बारे में सुझाव दिया था। वाणिज्य शिक्षा के बाद इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा की बात आती है। इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेज खोलने का सुझाव दिया गया तथा ये भी कहा गया कि ये कॉलेज जो हैं वो राष्ट्रीय संपत्ति माने जाएं। इस तरह से इनका रखरखाव और इनके उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रावधान किया जाए। इसका पाठ्यक्रम 5 वर्ष का किया जाए। जो तकनीकी शिक्षा और इंजीनियरिंग शिक्षा है, इसका पाठ्यक्रम 5 वर्ष का होना चाहिए। इसके साथ साथ चिकित्सा शिक्षा की बात आती है। चिकित्सा शिक्षा के बारे में भी कहा गया कि चिकित्सा शिक्षा का जो डिग्री कोर्स होगा वो 3 वर्ष का हो और 12 से 15 जो माह हो वो व्यवहारिक कार्य करने के लिए हो। 3 वर्ष का डिग्री कोर्स हो तथा 12 से 15 माह उनको व्यवहारिक कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। और जो चिकित्सा है इसमें आयुर्वेद को, प्राचीन भारतीय आयुर्वेद को भी चिकित्सा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। और इन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में चिकित्सा से संबंधित समस्त संसाधन होने चाहिए, योग्य प्राध्यापक होने चाहिए और योग्यता के आधार पर ही छात्रों का चुनाव होना चाहिए तथा प्रत्येक छात्र के पास कम से कम एक मरीज, एक रोगी होना चाहिए जिसमें वो व्यवहारिक रूप से उसकी सेवा कर सके तथा उसको सीख सके। इसके साथ साथ चिकित्सा जो कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, उसमें मैक्सिमम जो छात्र संख्या हो वो 100 ही हो, 100 से अधिक छात्र संख्या ना हो। ये चिकित्सा से संबंधित, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित सुझाव थे। फिर विधि या कानून शिक्षा से संबंधित सुझाव की बात आती है। जो विधि या कानून शिक्षा से संबंधित आयोग ने सुझाव दिए उसमें प्रमुख सुझाव था कि इसमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता स्नातक हो। इसमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता स्नातक हो और इसका पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो और इसके साथ साथ इसका व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाए बच्चों को। फिर
शिक्षक प्रशिक्षण की बात आती है, टीचर ट्रेनिंग की बात आती है। टीचर ट्रेनिंग के बारे में विश्वविद्यालय ये कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण विभाग खोला जाए। इसके साथ साथ महाविद्यालय भी इसके खोले जाएं। इनको सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में होनी चाहिए और 12 सप्ताह का लगभग इनका शिक्षण अभ्यास का कार्य होना चाहिए। जो शिक्षण अभ्यास हो वो 12 सप्ताह का होना चाहिए। इसके साथ साथ बीएड पास बच्चों को ही एमएड में प्रवेश दिया जाए, ऐसा सुझाव इसमें आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में दिया था। शिक्षक प्रशिक्षण के बाद बात की जाती है ग्रामीण शिक्षा एवं ग्रामीण विश्वविद्यालय की। तो आयोग कहता है कि ग्रामीण शिक्षा की व्यवस्था की जाए तथा ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए और प्रत्येक प्रांत में ग्रामीण शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। हर प्रदेश में ग्रामीण शिक्षा परिषद का गठन किया जाए और केंद्र में अखिल भारतीय ग्रामीण शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। राज्य स्तर पर ग्रामीण शिक्षा परिषद का गठन किया जाए और जो केंद्र स्तर पर अखिल भारतीय ग्रामीण शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। महाविद्यालयों में 300 महाविद्यालयों में जो हो ग्रामीण शिक्षा और कृषि महाविद्यालय जो हैं उनमें अधिकतम छात्र संख्या 300 हो तथा उससे संबंधित जो विश्वविद्यालय हो जिन्होंने महाविद्यालयों को संबद्धता दी है वो टोटल मिलाकर लगभग 2500। जो एक महाविद्यालय हो उसमें 300 से ज़्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए और जो विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी महाविद्यालय हों सबको मिलाकर लगभग 2500 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों तरह के कार्य होने चाहिए ग्रामीण महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में और दोनों का 50% अंक दिए जाएं दोनों से संबंधित और 50% कार्य दिए जाएं। सैद्धांतिक 50% और प्रैक्टिकली जो प्रयोगात्मक कार्य हों वो 50% होने चाहिए। ये ग्रामीण शिक्षा एवं ग्रामीण विश्वविद्यालय से संबंधित सुझाव थे। फिर परीक्षाओं से संबंधित सुझाव थे कि निबंधात्मक परीक्षाएं जो हो रही हैं इसमें सुधार की ज़रूरत है और निबंधात्मक के साथ साथ वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं भी दी जानी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आया है कि सर्वप्रथम किस आयोग ने ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम कराने का सुझाव दिया। तो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने डिस्क्रिप्टिव के साथ निबंधात्मक के साथ साथ वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आयोजन का सुझाव दिया था। इसके साथ साथ वर्ष के अंत में परीक्षाएं हों, जो स्नातक हो तो तीनों वर्ष के अंत में परीक्षाएं हों और तीनों वर्ष में जो परीक्षाएं हों उसके लिए परीक्षा बोर्ड का गठन की स्थापना की जाए और तीनों वर्ष के लिखित प्रायोगिक और मौखिक परीक्षाओं के आधार पर डिवीज़न बने। तीनों में लिखित मौखिक और प्रायोगिक परीक्षाएं हों और उसके आधार पर बच्चे का डिवीज़न बनना चाहिए और जो उनका मूल्यांकन करें, जो टीचर परीक्षक बने उनकी योग्यता कम से कम, जो परीक्षाओं का मूल्यांकन करने टीचर जाएं वो कम से कम उनके पास 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, वही परीक्षक बनने के लायक होंगे। जो 5 वर्ष का जिनके पास अनुभव हो उन्हीं को परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। इसके साथ साथ तीनों वर्षों के अंकों के आधार पर श्रेणी दी जाए। जो स्नातक 3 वर्ष का हो, तीनों वर्षों के अंक मिलाकर उनको उनकी श्रेणी बने। जैसे अभी हम बीए, बीएससी या बीकॉम कोई कर रहा है तो हम अपने विश्वविद्यालय की बात करें तो फर्स्ट ईयर 600 अंकों का, सेकेंड ईयर 600 अंकों का और थर्ड ईयर 600 अंकों का है। तो इस तरह से मिलाकर 1800 अंकों का योग है। तो यही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहना चाहता था कि तीनों वर्ष के अंकों को मिलाकर फिर श्रेणी बने, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न की श्रेणी बनाई जाए। और जो क्रमशः फर्स्ट डिवीज़न के लिए आयोग ने कहा कि 70% से जो ज़्यादा पाए हैं वो फर्स्ट डिवीज़न कहलाए जाएंगे, 55% से
ऊपर हैं वो सेकंड डिवीज़न 55% तक सेकंड डिवीज़न कहलाएंगे, और जो 40% हैं 40% नंबर वालों को थर्ड डिवीज़न कहा जाएगा। तो 70% से ऊपर वालों को फर्स्ट डिवीज़न, और 55% से लेकर 70% तक वालों को सेकंड डिवीज़न, और 40% से लेकर 55% तक के बच्चों को थर्ड डिवीज़न तृतीय श्रेणी की उपाधि दी जाएगी। और ये भी कहा कि कृपांक जो ग्रेस मार्क हैं उसको समाप्त कर दिया जाए, ग्रेस मार्क देने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाए, ऐसा सुझाव आयोग ने दिया था। ये परीक्षाओं से संबंधित सुझाव थे। परीक्षाओं से संबंधित सुझाव के बाद स्त्री शिक्षा के बारे में भी आयोग ने सुझाव दिया कि स्त्री शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना स्त्री शिक्षा के हम एक शिक्षित समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्त्री शिक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। फिर धार्मिक शिक्षा की बात आती है। धार्मिक शिक्षा के बारे में आयोग कहता है कि सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, और शिक्षा में सभी धर्मों की शिक्षा समान रूप से सम्मिलित किया जाए, और ये अनिवार्य हो धार्मिक शिक्षा में। सभी धर्मों की जो अच्छी चीज़ें हैं वो शिक्षा में उनको स्थान दिया जाए, और सभी धर्मों की शिक्षा को अनिवार्य रूप से दिया जाए। ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 था। फिर आगे की वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे दूसरे टॉपिक को।